बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल भारत के जो रहनुमा हैं उनको कोई अजीब सी तकलीफ लायक है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के बारे में एक के बाद दूसरा बयान, ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जिससे पूरी सूरत हाल जो है उसमें एक अजीबो गरीब तब्दीली आ सकती है। ये तो पाकिस्तान के हर शहरी को मालूम है कि भारत का चाहे कोई जर्नैल हो या कोई सियासतदान हो, वजीर आजम मोदी हो या कोई और हो, किसी में अब इतनी जरूरत बाकी नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। और अगर ये गलती वो करते हैं तो क्या भुगतना पड़ेगा नतीजा इसका, ये इसके बारे में पाकिस्तान में शायद अब कोई इबाम नहीं है। भारत में कोई इबाम हो तो वो जब तक इसका मज़ा नहीं चखेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। इस पूरे मंजरनामे पर जो कुछ हो रहा है, मोदी साहब ने जो कुछ जाके बांग्लादेश में कहा, जो कुछ उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए मैंने कोशिश ये की कि कैसी शख्सियत को मदऊ किया जाए गुफ्तगू के लिए जो इन तमाम मौजूआत के ऊपर एक तो गिरफ्त रखता हो और दूसरा ये कि अथॉरिटी के तौर पे बोल सके। मेरी मुराद है वन एंड ओनली जनरल हमीद गुल साहब, जो पाकिस्तान के जर्नैल तो खैर माशाल्लाह थे ही, लेकिन ISI के चीफ भी रहे हैं और उनके दौर में इतना इवेंटफुल टेन्योर है उनका कि मैं इस बीच 2 मरतबा उनसे मिला और एक मरतबा उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये मेरे पीछे पूरी दीवार पर जो अफगानिस्तान का नक्शा तुम देख रहे हो, ये स्टिक ले लो और कहीं पर स्पॉट करो इसे, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस गांव का स्कूल जो है उसका टीचर कौन है, इसके पूरे ट्राइब्स का मुकद्दम कौन है। ये दावा मैंने किसी साबका या मौजूदा ISI के चीफ को करते नहीं देखा और ये दावा गलत नहीं था, ये दुरुस्त था। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सलीम। जनरल साहब, ये पता नहीं क्या हो गया है, भारत को किसी इंटरनल मामले से तवज्जो हटानी है या पुराने जख्म जो हैं तकलीफ कर रहे हैं उनके, जो उन्होंने एक के बाद ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं जिससे ये एहसास हो रहा है कि वो कोई एडवेंचर शायद करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई इबाम नहीं है इस बारे में कि भारत अगर कोई एडवेंचर करेगा तो न सिर्फ मुंह की खाएगा बल्कि याद रखेगी उसकी आने वाली नस्लें भी। कैसे देखते हैं साहब सारे मंजरनामे को? मोदी ने जो कुछ बांग्लादेश में कहा, जो तस्वीर उन्होंने पेश की जो सोशल मीडिया पे चल रही है, ये क्या है जनरल साहब, हमें कुछ समझाएं आप। बहुत आसान है। इसके अवामिल जो हैं वो अंदरूनी भी हैं, मोदी साहब के अपने एजेंडा से मुतल्लिक, उनके अपने मंशूर से मुतल्लिक भी हैं, उसकी नाकामियां भी हैं। 1 साल के अंदर उनकी नाकामियां बिल्कुल आश्कार हो गई हैं। और दूसरी तरफ जो आलमी जद्दोजहद चल रही है चाइना के और अमेरिका के दरमियान, आपको मालूम है ना कि जिसको वो पिविट टू एशिया कहते हैं, यानी साउथ चाइना सी के अंदर ठीक ले जाना चाहते हैं और भारत को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। लेकिन हिंदू शातिर तो बहुत होता है, उसको भी पता है कि भाई पैसा किसके पास है। अमेरिका के पास तो पैसा कोई नहीं है, पैसा अगर है तो चाइना के पास है। ठीक, लिहाजा ये खिंच के रह गए। इसको कहते हैं डाइकोटमी या 2 कश्तियों का सवार होना। बैरूनी सतह के ऊपर तो वो इसका शिकार है, मैं उसकी कुछ तफसीलात आपको बयान करूंगा। जी जी। और अंदरूनी सतह के ऊपर जो उन्होंने एक गैर फितरी अपना एक एजेंडा या मंशूर मुकर्रर किया था जिसमें हिंदुता, यानी हिंदू की का गलबा उनके रिलीजन का, उनके सोच का, उनके फलसफे का, जो कि मेरे ख्याल में कि नॉन फलसफा है ही नहीं। ठीक, किसी किस्म का कोई फलसफा तो उनके पास है नहीं। बल्कि अगर पढ़े लिखे हिंदुओं से आज आप बात करें तो वो शर्मिंदा होते हैं कि ये हम किन बुतों को पूज रहे हैं। लेकिन एक चीज वहां चलती रही बहुत अरसे से, एक मुलम्मा साजी जो कांग्रेस करती रही कि हम सेकुलर हैं। ठीक, और सेकुलरिज्म में मुसलमानों को भी धोखा दिया जाता, अगरचे वो भी ब्राह्मण थे। अब नेहरू की अगर आप वो वसीयत पढ़े ना, जिस वक्त उसने कहा, कहता है कि मुझे चिता के ऊपर जलाया जाए, इसलिए नहीं कि ये हिंदू रिवाज है, रस्म है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी राख बिखेरना चाहता हूं हिंदुस्तान के पूरे खित्तों में जहां उसको किसान चलाएंगे। यानी था तो इंटेलेक्चुअली बहुत, और कुछ गंगा में बहा दी जाए कि गंगा जो है वो माजी है हिंदुस्तान का और मुस्तकबिल है और हाल है। यानी इस कदर चालाकी के साथ ये बताना कि मैं सेकुलर तो हूं लेकिन असल में मैं हिंदू हूं। तो ये सारी दास्तान जो चलती है उनकी, जो थीसिस या नैरेटिव कह लें, उसके अंदर कहीं ना कहीं RSS मौजूद थी।
ठीक। या जिसको हम संघ परिवार कहते हैं, जिसमें हिंदू महासभा, बजरंग दल, दीगर जो ये जमातें, इनको ये हवाला राष्ट्रीय सेवक संघ का भी वही आरएसएस उसको कहते हैं, राष्ट्रीय सेवक। इसकी सबसे बड़ी जो ग्रुप था वो आरएसएस थी। ठीक। अभी आरएसएस का नुक्ता नजर क्या था? वो कहते थे कि ये तो हिंदुस्तान की तकसीम हुई है, ये गलत हुई है। इसको विविसेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, कि मदर इंडिया को आपने, जानदार को कत्ल करना, उसको एक टुकड़े करना, आपने कत्ल कर दिया। भारत माता को आपने तकसीम कर दिया। ठीक। जिसकी वजह से जनसंघ और ये दीगर लोग जो थे, बजरंग दल और आरएसएस, ये मिल गए और इन्होंने गांधी को कत्ल करवा दिया। गांधी को जो कत्ल करने वाला आदमी था उसका नाम था नथुराम गॉडसे। और शुरू में तो वो शायद मुसलमानों पर डालने की कोशिश की, वो डालने की कोशिश, लेकिन उन्होंने खुद एतराफ किया कि हमने मारा है। आज नथुराम गॉडसे को इनकी हुकूमत बनी है ना, असल में ये आरएसएस की हुकूमत है, बीजेपी के नहीं है, वो मुलम्मा साजी है। आरएसएस ने हुकूमत बनाई, उसके क्या प्रोमिसेस थे? नंबर 1 हिंदुत्व, दूसरा ये कि गाय की का ज़िबा नहीं होगी, तीसरा ये कि मुसलमानों की 3000 मस्जिदें मिसमार कर दी जाए कि वो मंदिरों के ऊपर तामीर हुई हुई हैं। एक तो उन्होंने अयोध्या में जो की थी बाबरी मस्जिद, उसको तो किया और वो आज तक वो चल रहा है मुकदमा। दूसरा ये कि कश्मीर का जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद के हम बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। और जो आखिरी और ज्यादा अट्रैक्टिव उसका पोर्शन था कि यहां हिंदुस्तान को हम बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बना देंगे। इंडस्ट्रियल पावर से मुराद ये है कि वहां इंडस्ट्री लगेगी, जिसकी वजह से कारपोरेट इंडिया, जिसमें लक्ष्मी मित्तल हुआ, टाटा, बिरला, अंबानी ग्रुप, या आप कहें कि ये जो ये इसमें से 2-3 नाम तो ऐसे हैं जिनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बरखुरदार मिले भी हैं। जी, जिनसे मिलते रहते हैं ये, इनके आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अंदरूनी ताल्लुकात जारी रहते हैं। और रिलायंस ग्रुप, आप जानते हैं ना कि ये लोग जो होते हैं ना, ये इंटरनेशनल सिटीजन होते हैं। हमारा भी बिग बिजनेसमैन है, ही इज इंटरनेशनल सिटीजन। ठीक। उसका कोई फ्लैग फ्रंटियर नहीं होता, जैसा कि बहुत बड़े बिग मीडिया हाउसेज जो हैं उनका भी कोई फ्लैग फ्रंटियर नहीं है। ठीक। आपके सामने है वो सारी चीज। चुनाचे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मोदी को कि मोदी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा देगा, और मोदी जो है उसको इन्होंने 12 अरब रुपया दिया कैंपेन के। एक आम आदमी जो चाय बेचा करता था रेलवे स्टेशन के ऊपर, उसको इस कदर आगे बढ़ा दिया, और वो कातिल था। अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, उसको वीजा नहीं देते थे। अहमदाबाद के वाकयात के बाद आपको पता है ना, और जिस किस्म की जबान वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता था कि ये क्या कुत्ते के पिल्ले आ जाते हैं गाड़ी के नीचे, तो क्या, यानी इस कदर मेरी गाड़ी के नीचे अगर आ जाए तो मेरा कसूर तो नहीं है। हाँ, मेरा कसूर तो नहीं। आ गए 3500 मुसलमान मरवा दिए अहमदाबाद में। वो गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट जो उसका बायस बना, वो नरेंद्र मोदी साहब ने खुद करवाया था। ये उस वक्त महाराष्ट्र में कन्फेशंस किए लोगों ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का, उनके इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो चुनाचे स्वामी ने वहां बिल्कुल किया कि हमने खुद कराया, हमने खुद करवाया। कर्नल पुरोहित ने कहा मैंने किया था। कर्नल पुरोहित तो बीच में पकड़ा हुआ ना, अभी तक मुकदमा चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। और जो एमुनिशन जो आरडीएक्स आया था वो इंडियन डेपो से, वो उसके ऊपर साहब मैं आपकी समझौता एक्सप्रेस, मैं आपकी बात काट रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे। ये जब सब कुछ हो रहा था, एक तासर तो यहाँ ये है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो फौज चलाती है, और फौज के पीछे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसको हम आईएसआई कहते हैं। तो ये जब सब कुछ हो रहा था तो हमारी तरफ से खामोशी क्यों थी? हमने उस वक्त क्यों नहीं टोका इन्हें और नंगा किया इनकी इन साजिशों को जो भारत कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ? मैं इसके बारे में तो इजहार राय नहीं कर सकता, क्योंकि आईएसआई छोड़े हुए मुझे तकरीबन 26 साल होने को हैं, यानी बहुत तवील अरसा गुजर गया। लेकिन बहरहाल मैं उनकी सोच को तो समझता हूं, क्योंकि एक तो आईएसआई बहुत ही ज्यादा अमेरिका के कहने के ऊपर लग गई। बाद में जो जब ये अमेरिका यहां तशरीफ लाया, तो आईएसआई जो है वो अमेरिका की खिदमत में, बंदे उठाओ, उनको डालो, इधर करो। ये आपको मालूम है कि एक हमारे बहुत ही मारूफ सर्जन हैं जिनका नाम है आमिर अजीज, जी, जो उनको पकड़ के ले गए और उनको इंटेरोगेट। इसी तरीके से बेशुमार हजारहा आदमी
वो अमेरिका कहने के ऊपर, FBI के कहने के ऊपर। आपके दौर में तो ये सूरत हाल नहीं थी अमेरिका के साथ। जी सवाल अमेरिकन एम्बेसडर को देखा आपके दफ्तर के बाहर बैठे हुए जिस दिन मैं आया था, अगर आपको आपको वेटिंग फॉर यू फॉर टाइम, और वो जो कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, जरा अगर आप उसका हवाला हमारे नाज़रीन को दे दें, हाँ जी, तो उन्हें पता लगे कि ISI एक वक्त में कितना बड़ा खौफ था इनके ज़हनों पर। देखें जी, जब रेगन की हुकूमत खत्म हुई और जॉर्ज बुश सीनियर ने उसको टेक ओवर किया, तो जॉर्ज बुश सीनियर एक वक्त में डायरेक्टर CIA का रहा था। ठीक। तो उसने सारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को, आज तो उनका कोऑर्डिनेटर है ना, लेकिन उस वक्त CIA का जो बॉस होता था, वो पूरी इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी जिसमें 16 डिफरेंट एजेंसी शामिल थी, उनको सबको बुलाया उसने, और उसने ये उनको कहा कि देखो, अगर ISI इज वर्स देन द न्यूक्लियर बॉम्ब इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, ये उसके एग्जैक्ट अल्फाज हैं। और मुझे उनके एक जनरल ने, अमेरिकन जनरल ने, जो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उसने कहा, हमारी भी दोस्तियां हो गई हुई थी ना, तो उसने मुझे कहलवाया कि जनरल आप जा रहे हो। तो मैंने कहा देखी जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। उसने कहा नहीं, ये बात हुई थी, मैं आपको बता दूं। तो उसने कहा कि क्लिप द विंग्स ऑफ द ISI, वरना ये इंडिया को डिस्टेबलाइज कर देंगे। वो जुमला मुझे याद है अच्छी तरह, आप ही ने बताया था, क्लिप द विंग्स ऑफ ISI बिफोर इट बिकम्स जर्मन गेस्टापो। हाँ, जर्मन गेस्टापो। और दूसरा नहीं कहा था कि बिफोर इट डिस्टेबलाइजेस द होल ऑफ इंडिया। ठीक। तो इंडिया तो उनका मंजूर नजर था, यहूदियों का भी मंजूर नजर है, यहूदियों की पॉलिसी कंट्रोल करती है, ज़ायनिस्ट पॉलिसी तो कंट्रोल करती हैं। आजकल नेतन्याहू और ओबामा के दरमियान चल रही है, एंड हु हैज द अपर हैंड। नेतन्याहू जाता है वहां पे और अमेरिकन कांग्रेस को और सेनेट को ऐसे एड्रेस करता है जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट खड़ा हुआ, ठीक बात, और उसको गालियां दे के वो हार जाता है वहां से। तो यानी उनका कंट्रोल, उनका क्लाउट, और इंडिया उनके साथ मिला हुआ है। बहरहाल बात यह है कि ISI आज भी रैंक्स एज नंबर 1। ये मेरी रेटिंग नहीं है, ये दुनिया भर की रेटिंग है। ठीक बात। जिसमें CIA तीसरे नंबर पे आती है और रॉ 7वें नंबर के ऊपर आती है। लेकिन बात यह है, खबर है, ये तो खबर है, ये खबर है बड़ी। अच्छा, तो उस पे जनाब ये ISI इज मोर देन ए मैच। लेकिन हमें तो अमेरिका ने बर्बाद कर दिया, $112 बिलियन का हमारा नुकसान किया, 60,000 आदमी हमारे शहीद हुए, और ड्रोन, और इसमें परवेज मुशर्रफ का बहुत कसूर है कि जिसने अलाउ किया ड्रोन हमलों को, और ओन करता रहा कि मैं खुद करवा रहा हूं, और हकीकत में वो वहां से उसको ऑपरेट कर रहा था। एरिक प्रिंस का एडमिशन है उसका, पढ़ लीजिए, कि शमसी एयर बेस से हम ड्रोन हमलों को, वो ड्रोन को आर्म्स किया करते थे। यानी कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्क अपने शहरियों को कत्ल करवाने के लिए अपनी सरजमीन बेच दे दुश्मन को? जनरल, अगर ये बात आपकी, मैं आपसे इख्तलाफ कभी करता नहीं हूं, तो फिर ये फौज इस मुशर्रफ के पीछे इतनी स्ट्रांगली क्यों खड़ी है जब उसने इतनी खौफनाक गलतियां की थी? देखिए, मैंने ये एक परसों ही बयान दिया था जो लगा भी हुआ था, जिसकी बड़ी लेदे हो रही है, और उसमें मैंने कहा कि फौज को अब एहतसाब करना है इस मुल्क को बचाने के लिए, वरना ये सिविल वॉर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है मुल्क। और अगर सिविल वॉर की तरफ ड्रिफ्ट किया तो सलीम मेरे से लिखवा लें, यहां दाइश आएगी, क्योंकि दाइश पहले ही अफगानिस्तान में पहुंच चुकी है। उन्हें 10 तालिबान नंगरहार में, जो हमारे पड़ोस में है, वहां कत्ल कर दिए, उनके सर कलम कर दिए। और दाइश का बहुत फैलाव है, दाइश का एक और सब्जेक्ट बन जाएगा, वरना मैं आपको दाइश के ऊपर पूरी तफसील से बयान कर सकता हूं कि ये क्या चीज है, इनके क्या मकासद हैं। जनरल, वो तो एक पूरा मौजू है, मगर मुझे बताइए, मैं उसमें ये आप जो बात करना चाहते, मेरा जुमला मुकम्मल कर लूं, उसमें मैंने ये कहा है कि फौज अकाउंटेबिलिटी करने से पहले खुद अपनी काली भेड़ें जो हैं उनको सॉर्ट आउट कर दे। और आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किन लोगों की तरफ है। ठीक। पहले अपनी काली भेड़ों को, जो जिनके पास, अभी परवेज मुशर्रफ को ही देख लें, चले आप बाकी छोड़ दें सारी चीजें, ये दौलत कहां से आई उसके पास, जो बेपनाह दौलत वो लुटा रहा है दोनों हाथों से। एजवेयर रोड के ऊपर उसका पेंट हाउस है इंग्लैंड में, बुर्ज अल खलीफा में उसका एक फ्लैट है, शख्शाबाद में एक ब्यूटीफुल रैम्बलिंग पैलेस बना हुआ है। जो कराची में रहता है वो किस तरीके से रहता है, और जो पार्टी चला रहा है जिस तरीके से वो कर रहा है, और जो वो शराब पार्टियां दे रहे हैं, मतलब है कि हमें खुद एहतसाबी से गुजरेंगे। कोई हिसाब नहीं ले सकता सलीम जब तक वो हिसाब देगा नहीं। पहले हिसाब लेगा कौन? देखिए, आपके अंदर मैकेनिज्म तो है, एक सिस्टम तो मौजूद है, जबरदस्त सिस्टम है, फौज का इतना जबरदस्त सिस्टम है, उसको इन्वोक करने की किसी विल की जरूरत है। अगर आप उसको बरूए कार लाएं
तो आज फौज इतने अनपॉपुलर डिसीजन कर दिए जनरल राहील शरीफ ने, डोंट यू एक्सपेक्ट दैट ही विल डू दैट व्हाट यू आर आस्किंग? मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि ही विल डू ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू सेव दिस कंट्री। इस मुल्क को बचाना है। अभी हमें इस मुल्क को सेव करने के लिए एक ही इदारा बाकी बचा है, और बखुदा मैं आपको बता दूं कि राहील शरीफ की नेक नामी, उसकी पर्सनल इंटेग्रिटी जो इस वक्त है जो कौम की नजर में, वो एक कौमी असासा है बहुत बड़ा, उसको जोफ नहीं पहुंचना चाहिए किसी सूरत में भी। और मैं चाहता हूं कि वो इस असासे को इस कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। नाज़रीन, आपने सुनी जनरल साहब की गुफ्तगू जो है वो एक ऐसे मरहले में, एक ऐसी सिमत में बढ़ रही है या ड्रिफ्ट हो रही है कह लीजिए, जहाँ बहुत सी बातें मेरे लिए भी नहीं हैं। हम भी जर्नलिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करने का दावा करते हैं, लेकिन जनरल साहब जो हैं जो परतें उखेड़ रहे हैं, इससे देखते हैं अगले आने वाले जो हमारे मरहले हैं प्रोग्राम के, किस तरफ हम जाते हैं। इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो चलते हैं ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आईएसआई के बारे में भारत में भी प्रोपेगेंडा किया जाता है। उसका पूरा मीडिया जो है एक रेटरिक की तरह से, एक कोरस की तरह से उसकी उखेड़ पिछाड़ करता रहता है सुबह से शाम तक। तो हम आईएसआई के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जनरल साहब, एक साथ साथ ही चूंकि रेलेवेंट मौजू है और आपकी स्पेशलाइजेशन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात एज ऑफ टुडे क्या हैं, और आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि हम सही सिमत में चलना शुरू हो गए हैं? देखिए, ये हम चलें या ना चलें, लेकिन तारीख के कुछ अपने फैसले होते हैं, और तारीख ने अपना फैसला कर दिया। आखिर ऐसा ही तो नहीं है कि एक सुपर पावर भी मार खा के गई और दूसरी भी जा रही है। ठीक, कुछ तो है ना, कुछ नेचर का भी डिजाइन है अपना जिसके अंदर। ठीक ठीक ठीक। और ये भी हम जानते हैं कि हिंदू कुश में जब कोई मार का अपने फैसला को नताइज पे पहुंचता है, तो उसका लंबा साया फिर तमाम साउथ एशिया को लपेट में ले लेता है अपनी। ठीक, फिर कोई ऐसा पहले बख्तियार हुआ? खिलजी जाके 17 आदमियों के साथ पूरा बंगाल फतह कर लेता है। ठीक, कोई फिर मुजाहमियत नहीं होती। यानी अफगानिस्तान का ये एक लाजवाल, फिर कोई महमूद गजनवी पैदा होता है, कोई शहाबुद्दीन गौरी आता है, 70 कोई अहमद शाह अब्दाली आता है, कोई फिर ये दाता गंज बख्श आते हैं, अली हजवेरी, कोई लाल शाहबाज कलंदर, या अब्दुल्ला शाह गाजी, या मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, या दीगर, ये सब अफगानिस्तान से आए हुए हैं। आपके सारे जो पोएट हैं, गालिब कहां से आया था, जो आपका सेकंड जनरेशन जो सबसे बड़ा शायर है, वो कहां से आया था? वहीं से आया था। तो सेंट्रल एशिया का जो लिंक है थ्रू अफगानिस्तान विद दिस रीजन, उसकी तारीखी हकीकत देखें, चाहे वो बर्ड्स हों, विंड्स हों, या वाटर्स हों, या हमला आवर हों, या माइग्रेशन हों, उसका एक ही डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। दरिया बहते हैं इसी तरफ से, आदमी आते हैं, बटेरे आते हैं, मुर्गाबियां आती हैं, कूंजियां आती हैं। कहां से आती हैं? हवाएं कहां से आती हैं? ठीक, ये एक लाजवाल हकीकत है। इसको कहते हैं हम, टॉइन भी इसको डिस्क्राइब करता है ईस्टर्न राउंड अबाउट ऑफ हिस्ट्री, कि यहां पे एक राउंड अबाउट है जहां से या तो कुव्वत आगे निकल जाती है, राउंड अबाउट से आगे निकलते, या रिवर्स हो जाते हैं। अल्लाह के फजल करम से 2 सुपर पावर रिवर्स हो गई 30 साल के अंदर, बल्कि उससे भी कम अरसे में। ये भी तो कहते हैं ना कि आखिरी जंग जो होगी, हाँ, वो भी इधर से ही आएंगे, इधर से ही आएंगे। वो पता है, वो तो आपके गजवा हिंद की बातें करते हैं। वो तो अभी अगर नरेंद्र मोदी को कह रहे तो धोती ढीली हो जाएगी, क्योंकि गजवा हिंद अभी तो हमने ये बात ही नहीं की कि तुम क्या बात कर रहे हो हमारे साथ। हमारी तो बशारतें हैं जिसके ऊपर अगर जिस दिन हमने अमल किया तो एक बहुत बड़ा, हर मुसलमान चाहेगा कि इसमें शरीक हो जाए। लेकिन मैं उस पर बात नहीं अभी नहीं करूंगा। वो एक हमारा एक ऐसा वेपन है कि जो बहुत सी चीजें, बहुत सी चूल्हे हिला देगा। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अफगानिस्तान में जब आप देखते हैं तो 2 चीजें, 2 एंटिटी देखनी है। एक तो आपकी हुकूमत है और दूसरी अफगान कौम है। ठीक, हुकूमत तो वहां ज़ाहिर शाह की थी, तो वो भी आपने सबसे पहला वोट पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में किसने दिया था? ज़ाहिर शाह ने दिया था। लेकिन क्या कौम ने हमें कभी धोखा दिया? हमने 3 अमेरिका इसके साथ, इंडिया के साथ जंगें लड़ी, लेकिन कोई एक गोली हमें उस तरफ से चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक आदमी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, कायदे आजम ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1947 24 मार्च को, ऑपरेशन करजन के नाम से। उन्होंने कहा था कि तमाम छौनियां खाली कर दो,
और तमाम छानियां दरोज से लेके शीलाबाग चमन के सामने सब खाली कर दी गई। 24 घंटे के अंदर खाली हुई थी, कायदे आजम का हुक्म था। और मैं इसलिए जानता हूं कि मैं जब यूनिट ज्वाइन की थी तो हमारी रेजिमेंट का एक स्क्वाड्रन मीर अली में होता था, ये नॉर्थ वजीरिस्तान में, और कायदे आजम का हुक्म था तो वो छोड़ के आना पड़ा और लोग बताया करते थे दास्तानें। उसके बाद जितना पीरियड गुजरा है, ता के मुशर्रफ साहब आए और अमेरिका के सामने लेट गए, वही करजन की पॉलिसी रही, वही कायदे आजम की पॉलिसी। कायदे आजम इतने बसीरत आदमी थे, या अल्लामा इकबाल इतने बसीरत रखते थे जो कहते थे कि आसिया यक पैकर आबो गिलस्त, मिल्लत अफगान दरी पैकर दिलस्त, अज कुशादे एशियास्त और अज फसादे एशियास्त। तो वो अफगानिस्तान को वही ईस्टर्न राउंड अबाउट वाली बात कर रहे हैं। क्या बसीरत थी उनकी। ये जो हमारे दो बुजुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर दिया और बनाया, वो क्या बात थी उनकी। कायदे आजम की पॉलिसी में एक अफगान भी कभी किसी ने हमारे खिलाफ नहीं कुछ काम किया, हत्ता कि रूस आ गया वहां पे, लेकिन एक गोली हमारे खिलाफ कभी नहीं चली। फिर आज ये क्यों सब कुछ हो रहा है। ये वजीर और मसूद कौन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजाद कश्मीर का ये टुकड़ा आपको लेके दिया हुआ है, वरना आपके पास कोई फौज नहीं थी। सही बात है। हाँ। कश्मीर के ऊपर मैं आऊंगा बाद में, थोड़ा सा जरा और बात कर लेते हैं। इंडिया के बारे में मैंने जैसा शुरू में कहा था कि चीफ ने बहुत स्ट्रांग बयान दिया, लेकिन हमारी सिविल लीडरशिप जो है पहले तो सोचती रह गई 5-6-7 दिन। आप क्या मशवरा देते हैं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को और हमारी यानी मिलिट्री लीडरशिप को क्या पोस्चर अडॉप्ट करना चाहिए टू गिव द शट अप कॉल टू मोदी एंड कंपनी। आप कभी भी नहीं दे सकते अज़्म समीम के साथ कोई भी पैगाम जब तक कि आपका दिल और आपकी जबान दोनों एक लाइन पे ना हो। मोदी जो है वो एक गुफ्तगू कर रहा है, यानी उसका पैराडाइम जो है, जो उसने बनाया था हिंदुओं का, कश्मीर को, कश्मीर की तहरीक आजादी तो अब अमलन इल्हाक का ऐलान कर चुकी है पाकिस्तान के साथ। सिखों ने और मुसलमानों ने इतने झंडे कभी यहां नहीं उठाए मुसलमानों ने जितने वहां पाकिस्तान के झंडे उठाए जा रहे हैं, और तसलसल से। तो इसका ये क्या मतलब है कि दे हैव प्रैक्टिकली सेड कि वी वांट टू जॉइन पाकिस्तान। ठीक, पहले एक इबाम था, वो खत्म हो गया, तो अब वो घबरा गए कि ये तो हमें आते गले में पड़ गई हमारे। जन साहब इसी चीज से तो वो बुखला अच्छा, गया। अब वो बुखला के उसका पैराडाइम तो नाकाम हो गया। ठीक, क्या नवाज शरीफ साहब का भी पैराडाइम नाकाम हो गया? क्योंकि इन्होंने करण थापड़ को एक बयान दिया था, याद है आपको, कि तुम्हारे हमारे दरमियान तो एक ही चीज है सारी, हमारा खाना पीना एक है, हमारा लिबास एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी वेजिटेबल्स एक है, पता नहीं क्या क्या वो, और ये लकीरें मिट जानी चाहिए वो। अच्छा, कायदे आजम ने क्या कहा था? कायदे आजम ने इसके बिल्कुल बरक्स कहा था ना कि तुम लोटा इस्तेमाल, हम लोटा इस्तेमाल करते हैं, गड़वी इस्तेमाल करते हो, तुम गाय को पूजते हो, हम गाय को ज़िबा करते हैं और गोश्त खाते हैं, तुम्हारा वर्ल्ड व्यू और है, हमारा वर्ल्ड व्यू और है, तुम्हारे हीरो और हैं, हमारे हीरो और है। तो क्या कायदे आजम की टू नेशन थ्योरी को दफन करने जा रहे थे ना, तो किसने जिंदा कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मोदी हमारे लिए एक तोहफे के तौर पे अल्लाह ताला ने अता किया और उसे जिंदा कर दिया। उसका अपना पैराडाइम था, इनका अपना पैराडाइम था कि दोस्ती लगाएंगे तो आलू प्याज की तैयारी करेंगे और अल्लाह खैर अल्लाह पाकिस्तान को, और आर्मी को शटअप करवा देंगे, क्योंकि आर्मी जो है वो जंगें करवाती है। अभी अगले दिन इन्होंने फिर वही गुफ्तगू फरमाई है कि ये फौजी दौर में हमेशा जंगें होती रही। क्या बात कर रहे हैं? जंग वो मुसलत करते हैं या हम करते रहते हैं? लेकिन बात यह है कि दो लीडर हैं सब कॉन्टिनेंट में, एक मोदी एक नवाज शरीफ, दोनों ने एक एजेंडा जिसके अंदर बाहम कुछ इश्तराक नजर आता था, वो दोनों का एजेंडा खत्म हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब भी रियलाइज करें और नवाज शरीफ साहब भी रियलाइज करें कि देयर टाइम इज ओवर नाउ, फिनिश्ड। यू थिंक सो? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट। नहीं, फिनिश से मुराद ये, मैं फिजिकली नहीं कह रहा बात, मैं ये कह रहा हूं कि जो उनका थीसिस था या उनका नैरेटिव था, वो तो नैरेटिव नाकाम हो गया, 100% नाकाम हो गया। अब बताएं कहां से जाएंगे? इसका मतलब है कि न्यू नैरेटिव इज नीडेड नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए एक नए नैरेटिव की जरूरत है। अब देखें, इंडिया की दूसरी बात मैंने जो कही थी आपको, एक तरफ तो आप वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर बनता है और जिसका हिस्सा है ये कॉरिडोर, उसी का हिस्सा है ना, जिसमें $22 अरब का उन्होंने, चाइना ने मुआहदे किए हैं इसके साथ।
ये भी लेने के लिए तैयार है। दूसरा वो ये जो ब्रिक बैंक है, जिसका मकसद ही यही है कि डॉलर के मुकाबले में आरएनबी को या किसी और करेंसी को लेके आए, उसका भी हिस्सा बन जाता है। तीसरा ये कि एससीओ का फुल मेंबर बनने जा रहा है। ये 9-10 जुलाई को, बाय द वे, दिस वेरी ईयर, 1.5 महीने के बाद एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 9-10 जुलाई तो बल्कि करीब ही है, 1 महीना, मंथ में उफा में, उफा एक शहर है मॉस्को से साउथ में, रशिया में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है एससीओ की, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया पाकिस्तान दोनों उसके फुल मेंबर बन जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी एक तरफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर रहा है अमेरिका के कहने के ऊपर। जब डाइकोटमी आती है ना, तजाद आ जाता है एक बीच में पॉलिसी के अंदर, उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी तजाद आ गया, और उसके इंटरनल जो डायनामिक्स थे वो भी अब लोग उससे, जब टेंशन आप क्रिएट करते हैं, और वो भी दो सुपर पावर के दरमियान, आपकी इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी और डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। ये नहीं, अननेचुरल है ना ये सारी चीज। दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि मैं सारा ट्रेड का रुख फेर दूं, तो वो भी मुमकिन नहीं है। और ये भी उनको पता है कि जो ये नक्शा जो था बनता, मैं इसके ऊपर गुमान कर रहा हूं, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका रुख जो था कॉरिडोर का इंडिया की तरफ करना था। चाइना भी शायद इसमें इंटरेस्टेड हो कि 1.3 बिलियन पीपल जो है, उनकी एक बहुत ह्यूज मार्केट है जो वो टैप कर सकते थे। लेकिन अब इतना हमने शोर मचाया, आप लोगों ने शोर मचाया कि ये कॉरिडोर का रुख जो है, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, इंडिया की तरफ नहीं होना चाहिए। यानी ये जाती उम्रा के का आगे चलता हुआ दिल्ली तक ना पहुंचे। तो अब अल्लाह के फजल से जो नया नक्शा आया है, इसके ऊपर इंडिया को तिलमिलाहट पैदा हो गई, क्योंकि वो तो बिल्कुल आउट हो गया, इस सारे सिनेरियो में से आउट हो गया। जंग साहब, ये तो बात मुझे आपसे करनी है, लेकिन एक और हवाला मेरे ज़हन में जो है उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। जो तस्वीर मोदी साहब ने पेश की हसीना वाजिद को, मुझे ये एक उस कैंपेन का हिस्सा लगता है जो भारत, अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी, टू डिफेम एंड रिडिक्यूल पाकिस्तान आर्मी। हाउ डू यू सी दिस? सलीम, मैं इसको और अंदाज में देखता हूं। हसीना वाजिद के मुंह के ऊपर जूता मार के आ गया कि तुमने आजादी अपने हाथ तौर पे हासिल नहीं की, आइडियोलॉजी थी, ना तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी थी, ना तहरीक थी, ना कोई तहरीक थी, ना आइडियोलॉजी, तो हमने अपनी फौज भेज के तुम्हें आजाद करवाया। तो दो हसीना वाजिद ही सुन सकती थी ये बयान, ये हसीना वाजिद को, कि उससे अपने बाप समेत 17 आदमी फैमिली के मारे गए, क्योंकि धोखा हुआ था। बंगाली फौज ने ये समझा कि ईस्ट पाकिस्तान की फौज ने कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, वो उन्होंने वो किया। बड़ी इसके ऊपर बहुत लिटरेचर आ चुका है। ये डेड रेकनिंग एक किताब है शर्मिला बोस की, वो पढ़िए, उसके अंदर वो सब कुछ बताती है कि सब झूठ था। ये सुभाष चंद्र बोस की पोती है। और उसने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है इसके ऊपर। तो ये सारी एक जनरल, दूसरे जनरल ने किताब लिखी है जिसने कहा कि हमने 180 फौजी अपने जो है वो पाकिस्तान की वर्दियां पहना के अंदर दाखिल किए, और वो सारे जितने भी वो बुरे जराइम थे वो सारे उन्होंने है। नहीं, और देखें आप, वीके सिंह का इंटरव्यू पढ़ ले, अभी कुछ अर्से पहले आया है कि हमने एक खास ट्रेन किया था टेक्निकल सपोर्ट ब्रिगेड। वो टेक्निकल सपोर्ट ब्रिगेड जो था, वो उन्होंने ऑफिसर कमीशन की उनको ट्रेन किया और पाकिस्तान के अंदर वो लॉन्च कर रहे थे। सर्विंग जनरल, सर्विंग ऑफिसर्स को भिजवा रहा है, और यहां पे ये एडमिट करता है खुद नरेंद्र मोदी जाके। 2 केस बनते हैं, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल में कि एक आजाद मुल्क के ऊपर आपने चढ़ाई की, उसको उकसाया, अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन का माहौल पैदा किया। हाँ, और दूसरा, आप जो अभी जो लोग बागी कह रहे हैं, आप उनको फांसियां दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फांसियां हिंदुस्तान दिलवा रहा है। लिहाजा हसीना वाजिद की तो कोई पोजीशन नहीं है। ये अब हाउ डू वी प्ले इट, हमारा मीडिया कैसे प्ले करता है, हमारी गवर्नमेंट कैसे प्ले करती है इसको, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या किसी ने मीडिया में आज तक कोई बात की है उसके ऊपर? आप अभी रोहिंग्या के बारे में बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैसूर पाकिस्तानियों की किसने बात की आज, सिवाय हैदर वाइन के, जिस बेचारे ने 2000 घर बनवाए थे और वो उसी तरीके से पड़े हुए हैं। 2.5 लाख से भी कम, 2,37,000 बंदे हैं यार, खुदा का वास्ता। तो 1.5 लाख रह गए हैं जी, अभी के अंदर मर गए हैं। यू आर राइट, दे आर डेड। आई हैव बीन देयर, मीरपुर और दूसरा क्या, और कैसे उनके रोजाना तूफान आता है, उनके झोंपड़े उखाड़ के फेंक देते हैं। दे आर यूर पाकिस्तानीज, पाकिस्तान के झंडे को चूमते हैं, पाकिस्तान की करेंसी को चूमते हैं।
आपने क्या हो गया, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या हो गया? और आज भी मुस्लिम लीग एग्जिस्ट करती है, इंडिया में एग्जिस्ट करती है। डू यू नो कि मुस्लिम लीग की एक अवैसी ब्रदर्स का एक बड़ा जबरदस्त जोरों शोर से एक ऐसे जैसे पाकिस्तान की तहरीक बनी थी, ऐसे तहरीक बनती है। तो मोदी साहब जो हैं उनको डर यह है कि कोई एक आज का नथुराम गॉडसे उनको कर गुजरेगा अपना वार। हम बात करेंगे, एक आखिरी मसला बाकी है हमारे पास जनरल साहब से और बहुत से मौजूदात पर, खासतौर से मुझे बलूचिस्तान के हवाले से बात करनी है। और दूसरा हम ये भी पूछेंगे जनरल साहब से कि इस वक्त किस तरीके से हमारी सिविलियन और जो अस्करी क़यादत है उसको मिलके एक पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जो भारत साजिशें कर रहा है उससे बचने के लिए भी और उससे मुल्क को नुकसान ना पहुंच जाए, इस हवाले से भी बात करेंगे। जनरल साहब से चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा मैंने कहा था प्रोग्राम का आखिरी मरला है। जनरल साहब से दो सवाल तो बहुत से हैं पूछने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा सकें। जनरल साहब, मैंने सवाल आपसे पूछा था कि हमारी पॉलिटिकल और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उसको क्या वो कॉमन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि ये जो एफर्ट्स कर रहा है इंडिया, चाहे वो मोदी की बांग्लादेश की विजिट है, चाहे उसके वजीरों के बयानात हैं, इसको हाउ टू थॉट इट, हाउ टू काउंटर इट? सबसे पहले तो डिफाइन करना होगा ना प्रॉब्लम को। ठीक, प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये है कि कश्मीर का मसला जो है वजह तनाज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। ठीक, और जितना कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के हक में गुफ्तगू होती है वो समझते हैं ये टेररिज्म है। हालांकि ये तहरीक आज़ादी है और हर एतबार से इसको, किसी भी एतबार से हिंदुस्तान के पास कोई एक जवाब नहीं है। सारे इंडिजिनस है, सारे लोग वहां के मकाम, सारे के मकामी हैं। जहां पे अगर पहले इन्फिल्ट्रेशन होती थी तो वो आज़ाद कश्मीर वालों का हक हासिल है। ये पहाड़, ये मरगजार, ये उबलते हुए चश्मे, ये जंगल, ये खूबसूरत वादियां किसकी हैं? कश्मीरियों की हैं। आपने क्यों बाढ़ लगवाई बीच में? ठीक, किसने आपको इजाजत दी? जिस चीज का फैसला भी होना बाकी है, और वो फैसला भी हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट भी कायदे आज़म ने खुद किया था कि कश्मीर की हालत यूं की त्यों रहेगी। हमारे आइन के अंदर मौजूद है कि जब वो फैसला करेंगे तो फिर हम उनकी हैसियत का तयन करेंगे, ये हमारा मौजूद है। तो फिर आपने बाढ़ क्यों लगवाई और क्यों इस बात को तस्लीम कर लिया कि इस तरफ का कश्मीरी उस तरफ जा नहीं सकता, जबकि दीवारे बर्लिन को जो फलांग के आते थे ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में, तो उनको तो हीरोज वेलकम दिया जाता था। तो आज ये आपके इखलाकी कदरें कहां गई? और कश्मीरी मांग क्या रहा है? अपना हक के खुदरादियत मांग रहा है, राइट ऑफ वोट मांग रहा है। राइट ऑफ वोट जमहूरियत नहीं तो और क्या चीज जमहूरियत है? एक दुनिया का जमहूरियत का अलमदार अमेरिका और उसके साथ उसके बच्चे जमहूरे जो यूरोप के ममालिक हैं, और दूसरा इंडिया जो मोस्ट पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी। ये कहां डेमोक्रेसीज हैं अगर ये कश्मीरी को उसका हक नहीं दे सकते? अच्छा, जब जैसे जैसे आता है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। हत्ता के अजीत डोवल ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया, अगर कश्मीर से अपना हाथ नहीं उठाओगे यानी दस्तबरदार नहीं होगे तो फिर बलूचिस्तान खो दोगे। ये उसने बाकायदा धमकी दी। और एपीएस पेशावर के धमाके के बाद उसने कहा अभी तो और बहुत सारे धमाके आपके होंगे। लिहाजा हमारा चैलेंज जो है उनके साथ, वो बराह रास्त हम पे हमला नहीं कर सकते, उनको भी पता है। ठीक, इसलिए उन्होंने अंदरूनी तखरीबकारी का सिलसिला शुरू कर दिया। तखरीबकारी दो तरह की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं मेंटल सबवर्जन, कि आपके अपने ही लोगों के दिमाग जैसे मुक्ति बहनी पैदा करके और वहां बंगालियों को कि जी वो सुनार बंगला का जो सुनहरी रेशा है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे एक प्रोपेगेंडा है, वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक तो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं और आप जानते हैं कि कौन वो लोग हैं जो इसमें मुलविस रहे हैं। फौज को बदनाम करवाओ, फौज की तजलील करवाओ और हुकूमत को मिला के साथ करो, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि जब तक फौज है और वो हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी हमारी नहीं बनती, उस वक्त तक हम अपनी जो राजधानी कायम करना चाहते हैं, जो बादशाह बनना चाहते हैं, वो नहीं बन सकते। लिहाजा एक तो आपने देख ही लिया है कि आते ही हुकूमत और फौज के इदारों के अंदर टकराव, ये खत्म होना चाहिए। जनरल साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपकी ख्वाहिश है कि ये भी होना चाहिए, ये भी करना चाहिए, इट्स वेरी गुड, आप समझते हैं कि ये जो हमारी इस वक्त सिविलियन लीडरशिप है, ये जो सो कॉल्ड क्लेम करते हैं हम बहुत बड़े डेमोक्रेटिक है, ये इसमें है कैपेसिटी टू डू व्हाट यू थिंक शुड बी डन?
क्योंकि आपका एक रिसेंट इंटरव्यू में आपने माशाल्लाह लगने की भी बात की है। मैंने तो कहा है कि नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल अपने आइन को सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान का आइन इतना मुकद्दस है मेरे लिए कि आइन पाकिस्तान का वाहिद दुनिया का आइन है जिसमें लिखा है कि अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर, हमारा हुक्मरान है और उसका हुक्म जो है कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। और ये हमारे करारदाद मकासद में जमहूरी अंदाज में, जिसमें गैर मुस्लिम भी मौजूद थे, वो सब के वो पैदा किया। ठीक, तो मैं कोई पागल हूंगा कि मैं कहूं कि ये आइन उड़ जाए जो कि अल्लाह की हुक्मरानी को चाहता है? हमेशा से मेरा ये थीसिस रहा है। अलबत्ता मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर जो नक्शा, जो एक बॉडी हमें मिली, जैसे बस की बॉडी होती है, नीचे शैसी होती है, अब शैसी के ऊपर जो ढांचा है वो बेकार हो गया, उसमें सफर नहीं कर सकती ये कौम। ये निजाम है, वो ये निजाम आपकी शैसी के साथ मुताबिकत नहीं रखता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस ढांचे को फारिग करो और फिक्र ना करो, हम अपना इसकी बुनियाद के ऊपर, करारदाद मकासद की बुनियाद के ऊपर, अल्लाह की हुक्मरानी की बुनियाद के ऊपर दुनिया पूरी को एक नए निजाम की जरूरत है। इश्तराकियत भी गई, इस्तेमार भी गया, अब कौन सा दुनिया में निजाम है? पाकिस्तान वाहिद वो रियासत है जिसने आईनी तौर पर कबूल किया हुआ है कि हम एक नया निजाम देंगे दुनिया को। तो पाकिस्तान इज नाउ रेडी एट जंप ऑफ स्टेज। लेकिन हमारे अगर ये कहते हैं आईन का आड़ लेके मुल्क लूटते हैं, सरमाया बाहर ले जाते हैं, हमें मकरूज करते हैं, छतरी की तरह से रखा हुआ ऊपर, अमल कोई नहीं उसका। सहारा किस चीज का? छुपते किसके पीछे हैं? सैंड बैग जो है इनके लिए क्या है? इनका सैंड बैग जमहूरियत है। जमहूरियत का एक अजीब हियोला, उसका तस्वुर कि ये तो शकोहे शहनशाही हो या जमहूरी तमाशा हो। ठीक, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ठीक, हाँ, तो फिर ये सूरत हाल है। जन साहब, वो जल्दी जल्दी मुझे सवाल पूछने हैं। बलोचिस्तान जी, बलोचिस्तान में आप खुद भी गए हैं, आपने जाके वहां मिले हैं लोगों से? मैं तो मेरी बीवी बलोचिस्तान की है, मेरी बहू एक बलोचिस्तान की। ये फरमाइएगा मुझे जल्दी से कि बलोचिस्तान में रॉ का जो गंदा रोल है, उसके बारे में जरा मेरे नाज़रीन को आप जनाब, सिर्फ रॉ का गंदा रोल नहीं है, असल में अमेरिका का ब्लैक वाटर है जो उनकी मदद कर रहा है। देखिए, किताब लिखी उसने, सेलिग हैरिसन ने, बहुत अरसा पहले, कि बलोचिस्तान इन द शैडो ऑफ अफगानिस्तान, कि जब भी अफगानिस्तान के अंदर एक मुतहारिब कुव्वत, हमारी पाकिस्तान से मुखालफत रखती कुव्वत आएगी तो बलोचिस्तान हमेशा प्रॉब्लम में होगा। याद है जब रूस आया था तो ये सारे बलोचों को उकसा के, और ये आपके बहुत से जर्नलिस्ट आजकल फिर रहे हैं बने हुए, ये इनके साथ शामिल थे। ये मॉइस्ट बैज पहन के उधर बड़े फखरिया जाके कहते थे, और इनके हाथों के बने हुए नक्शे भी पड़े हुए अभी भी ISI के पास। इनको तो ज़िया उल हक साहब ने माफी दे दी ना, वो पूरा सारे का सारा जो ट्रिब्यूनल। जन साहब, ये बताइए, कोई हाथ डालेगा ब्लैक वाटर को, रॉ को, बलोचिस्तान में जो ऑपरेट कर रही है? क्यों नहीं कर सकते? बात ही कुछ भी नहीं है। अमेरिका को आज जितनी पाकिस्तान की जरूरत है, अगर उसने जान छुड़ानी है यहाँ अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान के बगैर तो ये मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान इज बीइंग रन बाय FC। आई होप यू विल एग्री विद मी कि वहां फौज की एक बड़ी कुव्वत बैठी हुई है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि अभी तक बचत भी है। मैं उसकी वजह बयान कर दूं आपको। हाँ। पहली बात यह है कि बलोचिस्तान जो है आपका सबसे बड़ा सूबा है। ठीक, 44 to 47% पाकिस्तान का टोटल, आबादी बहुत कम है, बलोचों की आबादी उससे भी कम है। अगर आप करें तो बलोच वहां 30 लाख के करीब हैं, उससे ज्यादा 1.25 करोड़ बलोच जो है वो पंजाब में है, उससे कमतर थोड़े वो सिंध में है। सबसे कम बलोच जो है वो बलोचिस्तान में। ठीक, अच्छा, बलोचों की ये जो नाराज बलोच और ये सब फ्रॉड है। नाराज बलोच हैं तो उनको पहले पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा, हमारे साथ लॉयल्टी। नाराज बलोच हैं या सरदार है नाराज? और जी सरदार तो अब कुछ सरदार जो थे हुआ करते थे, कौन सरदार रह गया? सरदार तो गए। खैर बख्श मरी जो था आखिरी सरदार, उसका बेटा तो आज चंगेज मरी तो मुस्लिम लीग का मेंबर है और बहुत वो सरदार है मरियों का। और जो सबसे ताकतवर ट्राइब है बलूचिस्तान का वो मरी ट्राइब है। तो कोलू के अंदर इस वक्त 9 पंजाबी स्कूल जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो चल रहे हैं। ठीक, और इंतहाई पीसफुल है। इसी तरीके से बुगती एरिया है, उसके अंदर तलाल बुगती चला गया लेकिन वो भी साथ ही था, लेकिन सरदार वहां पे कोई भी नहीं है। अभी शाहजैन है या उसका गोराम है, ये प्रो पाकिस्तान है सारे। पीछे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एक आवारान का और जो मशका है और वो एरिया जो कच्छ का है, वहां बराह रास्त मुदाखलत हो रही है।
और बराह रास्त वहां पे असला ये जो आप अलाव करते रहे ना उनके ट्रक नेटो के गुजरने के लिए, वो कुछ खुल जाते थे रास्ते में, जैसे कराची में बहुत से खुले हैं ऐसे वहां भी खुल जाते थे और उनको असला तकसीम हो जाता था। तो सारी गेम जो इंपीरियल पावर की गेम है, क्योंकि बलूचिस्तान के वसाइल और दीगर चीजें, लेकिन बलोचों को समझाने की जरूरत है। अभी खैर कुछ हालात बेहतर जरूर हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, और लेकिन आपने देखा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने उस दिन कह दिया कि बलोचों की लाशें जो गिर रही हैं और पठान भी मेरे साथ हैं। कैसी अजीबो गरीब बातें होती हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हम इनको कबूल करते हैं। ये हम सुन लेते हैं, सबसे पहला जुर्म तो ये है, यही है ना। तो लेकिन हुकूमत इसके ऊपर मजबूत हाथ डालने के लिए, क्योंकि ये सियासी घोरक धंधा जो जब तक ये रहेगा कि आप जो तोड़ करने के लिए अपनी ताकत को, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अपने आप को डिवाइड करते चले जाएंगे, कमजोर करते चले जाएंगे। साहब फिर वही वक्त जो है वो बड़ी जालिम चीज है। चाइना कॉरिडोर, ये हाउ डू यू थिंक इट्स ट्रबलिंग इंडिया स्पेसिफिकली? इंडिया को नहीं, अमेरिका को ट्रबल कर रहा है, आलमी इस्तेमार को ट्रबल कर रहा है। सदियों आलमी इस्तेमार ने इस खत्ते की कौमों को और उससे आगे अफ्रीका की कौमों को, आप अफ्रीका से अगर ग्वादर से देखें तो बिल्कुल सामने साफ रास्ता है, यूं अफ्रीका सामने आ जाता है। ऐसे यूं मुड़े बाबुल मंदब से, जो यमन में अभी झगड़ा हो रहा है, उसका भी एक शाखसान है, तो आप मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से आप पूरे सेंट्रल एशिया की जो एनर्जी का कॉरिडोर ये बन जाता है। इतना पोटेंशियल है जिसमें पाकिस्तान एकदम उभर के आ गया है, उसकी अहमियत और उसका। अब वो अमेरिका जो है इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया अगर इसमें इस्तेमाल होता तो उनके ऊपर, उनकी अकल के ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि खुदा के बंदो तुम्हारा भी इसमें भला है, तुम कश्मीर का मसला हल करो। तुम्हारे लोग जो गुर्बत की, डू यू नो कि इस वक्त 80 करोड़ इंडिया के अंदर लोग जो है खते गुर्बत के करीब करीब रह रहे हैं, ठीक, और 45 करोड़ ऐसे हैं जो $2, और $2 इंडियन डॉलर में कोई मेरा ख्याल है 150 से भी कम उसका बनता है, उसमें रोजाना ये उनकी टोटल औकात है। और आप कहते हैं शाइनिंग इंडिया, फील गुड इंडिया, दिस इंडिया एंड दैट इंडिया, वो इंडिया नहीं है। वो ये फिल्मों के ऊपर जो नीम बरहना डांसेस होते हैं, ये इंडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रियल इंडिया इज डिफरेंट। साहब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर मैसेज टू राहील शरीफ? राहील शरीफ साहब से यही होगा कि भाई अभी जो आपने हाथ डाला है जहां भी, चाहे वो ज़रबे अज़्ब हो या वो आपका कराची ऑपरेशन हो या बलूचिस्तान ऑपरेशन, अब हटना नहीं पीछे। और इसके अंदर अगर कोई सियासी रुकावटें आती हैं तो वो सियासी रुकावटें जो है आपका दूर करना आपका फर्ज है, क्योंकि अगर ये जारी रहा तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बेपनाह खतरात होंगे। इंडिया के हमले से नहीं होंगे, इससे होंगे, इससे, क्योंकि अंदरूनी तौर पे वही करता है जिसको कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इंडिया खंबा नोचने पे आ गया है, क्योंकि बाहर से तो अटैक कर नहीं सकते, लेकिन अंदरूनी तौर पे तो हमें तोड़ मोड़ कर, जैसे उन्होंने, उनका तजर्बा बड़ा कामयाब है ना मशरकी पाकिस्तान का, मुफ्ती बैनी बनाई और फिर उसके बाद हमला किया, तो ये चीज जो है इसको अभी संभालना बहुत जरूरी है। जन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एक तो इनकी गुफ्तगू सुन के मजा इसलिए आता है कि ये यहाँ से आती है, यहाँ से नहीं आती है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। ये जो जितनी हमारी सियासी क़यादत है, उन सब के हलक से आवाज़ें निकलती हैं और अपना तासुर खो देती हैं। जनरल राहील शरीफ के लिए जो पैगाम दिया वो मेरे ख्याल से पूरी कौम की आवाज़ है कि जनरल साहब, जिस मामले में आपने हाथ डाला है, यानी टेररिज्म या टेररिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो फाटा है, चाहे वो कराची है, या चाहे जो जिस तरह से उन्होंने जनरल साहब ने कहा कि हम शहरों में भी आएंगे और जो हार्बर करते हैं टेररिज्म को, वो लोग जो पनाह देते हैं उन लोगों को, चाहे वो मदरसे हैं, चाहे वो इमाम बारगाहें हैं, जो भी है, वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। मेरे ख्याल से ये सारी कौम का रिजॉल्व होना चाहिए कि इस मरहले पर अब पीछे हटने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। हम दुआ करते हैं कि जनरल साहब जो हैं वो अपने इस मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बका है। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।